नमस्ते बच्चों। तुलनात्मक राजनीति में आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक पद्धति। अब तक हमने पढ़ा तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ, किस तरह प्राचीन काल से लेकर अब तक तुलनात्मक राजनीति अपने अध्ययन क्षेत्र में नए-नए पद्धतियों का, नई-नई प्रणालियों का, नए-नए सिद्धांतों का प्रयोग किया, नई-नई शोध हुई तुलनात्मक राजनीति में। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में बच्चों तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति क्या है? विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन तुलनात्मक पद्धति कहलाता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि एक राजनीतिक व्यवस्था का दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से अध्ययन या उसकी तुलना तुलनात्मक पद्धति है। ये तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मात्र वर्णन से या औपचारिक या संस्थात्मक अध्ययन से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें हमारे विषय में समस्याओं का सैद्धांतिक रूप से अन्वेषण या उसका शोध करना पड़ेगा। शासन की औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन की बजाय हमें विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक गतिविधियों का अन्वेषण करना होगा, निरीक्षण करना होगा, पर्यवेक्षण करना होगा। साथ ही साथ यदि हमें तुलनात्मक अध्ययन को वास्तविक और व्यवहारिक बनाना है तो हमें यहाँ पाश्चात्य और यूरोपीय देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के साथ साथ, यानी हमारा अध्ययन केवल उन्हीं के अध्ययन से, पाश्चात्य देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना भी ज़रूरी है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति का महत्व बढ़ा। राजनीतिक व्यवस्थाओं का आपस में तुलनात्मक अध्ययन सामान्यतः तुलनात्मक पद्धति कहलाता है। अर्थात कि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के आपस में तुलना करने से हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो है वो निर्माण हुआ या वो किस प्रकार काम करती है। और इस प्रकार की तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से हम यह भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक देश की राजनीतिक व्यवस्था दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था के समान होते हुए भी वह अलग प्रकार से कार्य क्यों करती है। इन सब का अध्ययन हम तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत जो राजनीतिक विद्वान हैं वह विभिन्न राज्यों का, उनके समुदायों का, सरकारों की नीतियों का, उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और अपने इस अध्ययन के आधार पे विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार हम बच्चों पढ़ेंगे कि तुलनात्मक पद्धति क्या है या उसका अर्थ क्या है, या राजनीतिक विज्ञान में उसका महत्व कब से है। ऐसे हम देखें तो बच्चों राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। उसके बाद सिसरो, पोलिबियस, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, डी टॉकविल, बेजहार्ट, हेनरी मैन, लॉर्ड ब्राइस जैसे अनेक विद्वानों ने तुलनात्मक अध्ययन किए या अपने अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन देशों के संविधानों में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके उनमें तुलनाएं करके और क्रांति के कारणों का पता लगाया। क्रांति मतलब था संविधानों में परिवर्तन कैसे होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से ही निकाले थे। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का इस आधार पर हम जनक मान सकते हैं। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने भी फ्रांसीसी संविधान का ब्रिटिश संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए, और उसी आधार पर मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस आधार पर
मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, जो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण सिद्धांत बना। फिर लॉर्ड ब्राइस जैसे विद्वान ने भी पर्यवेक्षण पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र का, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का वर्णन किया। उनमें जो उनकी प्रजातंत्र की जो परिस्थितियाँ, आवश्यक परिस्थितियाँ हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया। तो इस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग विद्वानों ने किया। अब हम देखें तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इस तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। भारतीय संविधान निर्माताओं को तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से हमारे संविधान का निर्माण करने में बहुत सहायता मिली। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले, उसको सफलतापूर्वक उन्होंने भारतीय संविधान में संजो कर एक नवीन रूप में भारतीय संविधान को प्रस्तुत किया। इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से जो राजनीतिक विद्वान है, जो अध्ययन करता है, वो विभिन्न राज्यों का, उन संस्थाओं का, उनकी नीतियों का और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके और उस आधार पर विभिन्न राजनीतिक घटनाओं का सफलतापूर्वक निष्कर्ष निकालते हैं, सटीक निष्कर्ष निकालते हैं। अब तक 1945 तक हम देखें, मतलब व्यवहारवाद से पूर्व तक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं का जो अध्ययन किया जाता था वो औपचारिक, संस्थात्मक, कानूनी और वर्णनात्मक अध्ययन होता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र राज्यों का जो उदय हुआ और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो सामने आई, हमारे उन राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना भी ज़रूरी हो गया था। इसलिए तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का महत्व बढ़ा और ताकि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। राजनीतिक व्यवस्था में एक राजनीतिक विज्ञान में एक राजनीतिक व्यवस्था का दूसरी राजनीतिक व्यवस्था से मात्र अध्ययन जो है वह केवल एक यांत्रिक तुलना है। मतलब हम एक औपचारिक या दिखावटी तुलनाएं अगर हम करते हैं तो हम तुलनाओं के सही स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में इसीलिए इसका महत्व बढ़ा कि हम किस तरह से सरसरी तौर पर या उससे आगे वास्तविक रियल तुलनाएं हम कर सकें। जैसे अगर हम एक देश के प्रधानमंत्री की तुलना उस देश के सरपंच से अगर हम करें तो यह तुलना केवल यांत्रिक तुलना होगी, वास्तविक तुलना नहीं होगी। इसके लिए हमें उस देश की समस्त व्यवस्थाओं का उन व्यवस्थाओं में विद्यमान समानताओं का अध्ययन हमें करना होगा ताकि हम किसी सामान्य सिद्धांत पर या सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसी आधार पर कि तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक व्यवस्था के सभी परिवर्तियों को स्थिर रखते हुए दो या दो से अधिक परिवर्तियों के बीच एक सामान्य संबंध स्थापित करने की विधि या पद्धति है। इसलिए तुलनात्मक पद्धति को तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग किया जाता है ताकि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकें, उसका वर्गीकरण कर सकें, उसमें विद्यमान विभिन्न परिवर्तियों का हम समझ सकें, उसका मापन कर सकें। तो इस आधार पर तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक है, जो कि तुलनात्मक राजनीति में सामान्य तत्वों या सामान्य सिद्धांतों के खोज की ओर अग्रसर है। या हम यह कह सकते हैं कि सामान्य सिद्धांतों की खोज तुलनात्मक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। तो इस प्रकार हम तुलनात्मक पद्धति को हमने जहाँ समझा, उसका अर्थ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि जिस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र प्रकृति संबंधित विद्वानों में मतभेद है, यहाँ भी तुलनात्मक पद्धति की वास्तविक प्रकृति हमारे सामने स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि तुलनात्मक पद्धति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, संस्था या उसकी प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित दो या दो से अधिक परिवर्तियों अथवा उसके तत्वों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक ऐसी विधि या पद्धति है
जिसमें तुलना की सभी इकाइयाँ जो है वो आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हुए स्थिर रहती है या उन रांतिक अवस्थाओं से वह जुड़ी हुई रहती है। तो इस आधार पर तुलनात्मक पद्धति जो है एक रांतिक अवस्था में जो अध्ययन का कार्य करती है उसको हम अपनाते हैं रांतिक अवस्था में। जैसे कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जाति या मतदान व्यवहार से संबंधित अध्ययन करने के लिए हम यह देखते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान आचरण से संबंधित तुलनाएं किस प्रकार की जाए या किस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तो उसके लिए विभिन्न तरह के ऐसे हम परिवर्त्य रांतिक अवस्था संबंधित परिवर्तियों को अपनाते हैं ताकि हम मतदान संबंधित व्यवहार का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकें कि जो मतदान करने वाले जो व्यक्ति है, जो ग्रामीण है, उनकी शिक्षा कैसी है, उनका आर्थिक स्तर कैसा है, उनका जाति भाषा धर्म स्तर का, इन सब का ध्यान रखते हुए अध्ययन किया जाता है मतदान संबंधित व्यवहार का। तो इस तरह की पद्धतियों का तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति से संबंधित कुछ सामान्य विशेषताएं हैं या कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं। जैसे तुलनात्मक पद्धति एक निश्चित पद्धति मानी जाती है जो रांतिक अवस्थाओं की तुलना करने में उपयोगी है। दूसरा, तुलनात्मक पद्धति की गणना वैज्ञानिक पद्धतियों के रूप में की जाती है। तीसरा, तुलनात्मक पद्धति को रांतिक अवस्था के विभिन्न परिवर्तियों के बीच आनुभाविक संबंधों की खोज की एक पद्धति माना जाता है। नंबर 4 पे कि तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक राजनीति में एक संकीर्ण या संकुचित अध्ययन पद्धति न होकर एक विस्तृत अध्ययन करने वाली सामान्य अध्ययन पद्धति के रूप में प्रचलित है। धन्यवाद।